पिछले पार्ट में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा और बहुत सी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें देखी। और यहाँ पे ये सिरिंज ये बताने के लिए लिया गया है, यहाँ पे 3 सिरिंज ली गई है। एक सिरिंज के अंदर कुछ भी फिल नहीं किया गया है, बाकी 2 सिरिंज में, एक सिरिंज में लिक्विड और एक सिरिंज में सॉलिड, जैसे कि पीस ऑफ चॉक लिया गया है। तो जिसमें कुछ भी नहीं है यानी उसमें एयर है। जब उसमें पिस्टन को इंसर्ट करेंगे फिर पिस्टन बहुत हद तक प्रेस होगा, अंदर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन लिक्विड और सॉलिड केस में क्या होगा, वो इंसर्ट नहीं होगा, जिससे पता चलता है कि गैस कंप्रेसिबल है, इजिली कंप्रेस्ड हो जाता है। और लिक्विड और सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, इजिली कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होता है। बाकी ये सारी चीजें देख चुके हैं पिछले पार्ट में। अब तो अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी यानी जैसे यहाँ साफ लिखा हुआ है, मेजर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर, किसी गिवन साइज के अंदर कितना मास कंटेन कर रहा है, वो उसकी डेंसिटी है। यानी कितना डेंस है, ठीक है, कितना घना है, सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो कितना घना है, कितना डेंस है, समझ गए भाई, वो उसकी डेंसिटी है। उससे मालूम होता है कि कितनी डेंसिटी है। जितना घना, जितना डेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। जैसे कि उधर कंप्रेसिबिलिटी में था, जितना कंप्रेस कर लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक वैसे जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। अब उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक आयरन ब्लॉक और एक ये है वुडन ब्लॉक। अब आयरन ब्लॉक और वुडन ब्लॉक, इन दोनों का वॉल्यूम यानी इन दोनों की साइज सेम ली गई है, ठीक है। VI यानी वॉल्यूम ऑफ आयरन और VW यानी वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, दोनों को सेम लिया गया है, इक्वल लिया गया है। अब क्या जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो तो क्या दोनों का मास भी सेम होगा? नहीं भाई, ये आयरन है तो आयरन का मास तो वुड से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो मास ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन मास ऑफ वुड, ठीक है, लार्ज है, ज़्यादा मास है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम सेम है लेकिन मास कंटेन कर रहा है इसमें ज़्यादा, उतने ही वॉल्यूम में। जितना वॉल्यूम इसके पास है, जितनी साइज उतनी साइज इसके पास भी है, लेकिन उसी साइज में आयरन में ज़्यादा मास कंटेन कर रहा है और इसमें उतना मास कंटेन नहीं कर रहा है, यानी ये ज़्यादा डेंस हुआ। ज़्यादा डेंस हुआ यानी डेंसिटी इसकी ज़्यादा हुई इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है। अब दूसरे केस में देखें, दोनों का मास सेम ले लिया जाए, अगर वुड का और आयरन का। अब दोनों का मास सेम लेने के लिए वही ज़रूरी है कि आयरन की साइज छोटी करनी पड़ेगी, तभी वो वुड के मास से बराबर होगा। तो वॉल्यूम इसका कम ले लिया गया, दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि जितना मास ये कंटेन कर रहा है इतनी बड़ी साइज में, उतना ही मास ये छोटी साइज में कंटेन कर रहा है, तो यानी ये ज़्यादा डेंस हुआ, ठीक है। कब? जब वॉल्यूम कम है तो ज़्यादा डेंस हो गया, डेंस है तो यानी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इन दोनों केस में हमने क्या देखा कि जब मास ज़्यादा था तो डेंसिटी भी ज़्यादा थी, मास कम है तो डेंसिटी भी कम है। इधर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, अपोजिट हो रहा है। और इधर सेम हो रहा है, यानी मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो किसी भी दो क्वांटिटी के बीच ऐसा रिलेशन कि एक इंक्रीज हो दूसरा भी इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोथ द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे इन द केस ऑफ डेंसिटी एंड मास, हमने क्या देखा कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जब मास भी इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी यहाँ पे ये रो है, रो RHO, रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। तो हमने क्या देखा कि जब मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इसे ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। और वही जब अपोजिट होता है, यानी वॉल्यूम यहाँ पे कम है तो डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है तो डेंसिटी यहाँ पे कम है, अपोजिट है।
तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो उससे उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, 1/v लिखेंगे, v नहीं 1/v लिखेंगे, v वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि ये वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, अपोजिट होगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लिया जाए तो डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू m अपॉन v, ठीक है, अपॉन v में है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स में, इसमें नहीं सॉल्व करना होगा। बस ये डेंसिटी समझा दिया कि डेंसिटी क्या चीज होती है। अब इसी डेंसिटी पे क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। पहले तो ये दिया हुआ था जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है कि डेंसिटी इज मेजर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इतना कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है वो उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। जैसा कि डेंसिटी हमने बता दिया क्या होती है डेंसिटी। अब आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी में इन लोग को अरेंज करना है। तो क्या क्या है इसमें, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि एयर वॉल्यूम इसका फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम कितना भी इंक्रीज हो सकता है, इसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अगर कहीं से भी एयर, ठीक है। अब एयर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या देखा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब डिक्रीज होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले सबसे कम डेंसिटी जिसकी होगी उसको लिखा जाएगा, एयर लिख दिया। फिर उसके बाद है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी से जो फैक्ट्री या हाँ फैक्ट्री से जो जिसमें से स्मोक धुआं वगैरह निकलते हैं, वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। अब चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलते हैं वो भी तो गैसियस फॉर्म में होंगे, लेकिन वो फर्क क्या होगा उसमें और एयर में कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो होगी उसमें बहुत सारे और भी पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। जब ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो उनका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और हम जानते हैं कि जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमने क्या देखा कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए उसके बाद इसका नंबर आ गया। अब उसके बाद है वाटर। वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स क्लोजली क्लोज होते हैं। अब क्लोज होते हैं तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास कंटेन करेगा। डेंसिटी इसके बाद वाटर की हो गई। फिर उसके बाद आता है हनी जो और भी डेंस है। फिर उसके बाद चॉक है सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद है आयरन। अब उसके बाद है क्वेश्चन, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये पिछले पार्ट में हो चुका है, ठीक है। अब आगे, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इसमें बहुत सी चीजें हो चुकी हैं पिछले पार्ट में, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। इन लोग का सॉल्यूशन कुछ छूट भी गया है तो वहां पे मिल जाएगा। तो जो नहीं हुआ है इन लोग में वो देखते हैं। फिलिंग द गैस कंटेनर, मतलब गैस कंटेनर को फिल करेंगे, उसमें गैस फिल करेंगे, क्या होगा। तो हम जानते हैं कि गैस पार्टिकल्स वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। अब मूव करेंगे तो क्या होगा, सिंस गैस पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो दे फिल द कंटेनर एंड टेक इट्स शेप। यानी कंटेनर में जहां जहां जगह मिलती है पूरी जगह ले लेंगे और उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है। उसके बाद क्या था, शेप। शेप क्या दिखाता है, शेप किसी भी चीज का शेप है, अगर शेप दिख रहा है तो हमें क्या दिखता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डेफिनिट बाउंड्री क्या है, ठीक है। इट शोज द एक्सटर्नल बाउंड्री विच मेक्स डेफिनिट स्ट्रक्चर। किसी भी सब्सटेंस की बाउंड्री को शो करता है और उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है, वही शेप है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स इन मोशन। कोई पार्टिकल्स मोशन में है
तो उनमें एनर्जी होगी, ड्यू टू मोशन एनर्जी होगी। ठीक है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, या मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी, या जिस एनर्जी की मदद से वो मोशन में होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। बस सिंपल सी बात है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इन मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बाकी सही से डिटेल में इसका आंसर मिल जाएगा नोट्स में, सॉल्यूशन में। अब उसके बाद है गिव रीजंस गैस fills completely the vessel in which it is kept। जिस भी बर्तन में रखते हैं, जिस भी वेसल में रखते हैं, वो गैस कंप्लीटली फिल हो जाती है। उसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा, सिंस गैस पार्टिकल्स मूव वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन सो दे फिल द कंटेनर। ठीक है, यही सिंपल सा इसका आंसर है। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यही जवाब इसका भी है कि सिंस गैस पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस कंटेनर की वॉल के पास भी तो मूव करेंगे, और जब वॉल के पास जाएंगे तो क्या होगा, वॉल में कोलाइड होंगे, टकराएंगे, और टकराएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यही वजह है कि अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसके बाद क्या है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। सही बात है, कहना चाहिए उसे। क्यों कहना चाहिए भाई? सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड रिजिड होता है, ठीक है, उनका शेप चेंज नहीं होता है, हाँ, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है उनका। तो ये सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर है, वुडन टेबल के अंदर, इसलिए हम इसे सॉलिड ही कहेंगे। वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर। ठीक है, जैसा कि मूव कर रहे हैं, एयर में मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। सही बात है, कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड से अपने हाथ को मूव कराना हो, कट करना हो, तो जरूरत पड़ेगी। हम अगर हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, एक क्वेश्चन था कि डाइवर स्विमिंग पूल में डाइव करता है या स्विम करता है, तैरता है, तो वाटर को कट करके वो आगे बढ़ता है, स्विम करता है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को दिखाता है, पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, उससे से इसका आंसर भी मिल जाएगा। क्या है इसमें आंसर? क्या हो सकता है कि एयर, हम जानते हैं कि एयर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर होता है, इसलिए हम अपने हाथ को एयर के बीच से गुजार लेते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच से हम आसानी से हाथ को गुजार लेते हैं, मूव कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए पार्टिकल्स के बीच से उसको कट करके मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सही बात है कि लिक्विड्स की डेंसिटी आमतौर पे सॉलिड से कम ही होती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेंस तो सॉलिड ही होगा ना। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, देखा है आइस वाटर के ऊपर तैरता है, जबकि जो चीज डेंस होती है उसे डूब जाना चाहिए। लेकिन आइस सॉलिड है, इसलिए हम इसे भी तो कहेंगे ना भाई कि डेंस है ये, लेकिन ये नहीं डूबता है। ऐसा क्यों है? बस सिंपल सा ये जवाब है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो वही डेंसिटी ऑफ आइस उससे थोड़ा सा कम होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी आइस की कम होने की वजह से वो तैरता है। कौन तैरेगा, कौन डूबेगा, कौन पार्शली उस पर तैरेगा, फ्लोट करेगा, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पता चल जाएगा। अब यही बताने लगेंगे तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, इसलिए छोड़ रहा हूँ। फिजिक्स में उसे देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बताया गया है डेंसिटी को लेके और किसी सब्सटेंस के डूबने या ना डूबने को लेके। ठीक है, यहाँ पे बस यही जवाब है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, और यही वजह है कि वो तैरता है, डूबता नहीं है। अच्छा, एक चीज ये भी हमने देखा, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे, जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि ये जो आइस है और वाटर है ये एक ही चीज है।
वाटर को ही फ्रीज किया गया है तो वो आइस बन जाता है, या फिर आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर में बदलाव किया जा सकता है या बदलाव हो सकता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एंड लिक्विड सॉलिड, सॉलिड से गैस में भी किया जा सकता है, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, बाकी गैस से वापस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड से वापस से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एवरीडे लाइफ में। अब वाटर के केस में हमने क्या देखा, 3 स्टेट्स में हम वाटर को देखते हैं। लिक्विड स्टेट में, जो कि खुद उसे वाटर ही बोलते हैं। सॉलिड के स्टेट में हम उसे आइस के नाम से जानते हैं, और गैस के स्टेट में वाटर वेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर स्टीम भी कह सकते हैं अगर उसे हम बॉयल करते हैं तो स्टीम। अब ये कैसे होता है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एक इफेक्ट कि टेम्परेचर, और एक और इफेक्ट भी है, लेकिन अभी टेम्परेचर पे नजर डालते हैं। क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ठीक है, जो कि बड़ा इजी है, हम समझते ही हैं। फ्रीज होना यानी टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे, ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे, फ्रीज हो जाएगा। उसको हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और हीट करेंगे तो बॉयल करने लगेगा, और हीट करते जाएंगे तो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर ही तो हो रहा है, जिससे वो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो रहा है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी सीन। ठीक है, अब जैसे क्या है, ऑन ए इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। हाँ, मतलब क्यों होता है ऐसा? जैसे सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। अब उन पार्टिकल्स को दूर जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अगर उसे हम हीट कर देंगे तो हम जानते हैं हीट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स को, जिससे उन्हें मूव करने में मदद मिलेगी। और जब ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा अगर हो गई तो वो पार्टिकल्स थोड़ा मूव करने लगेंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा दूर यानी पहले क्लोजेस्ट थे, बिल्कुल पास थे, अब क्लोजर हो गए। और पार्टिकल्स आर क्लोजर इन विच स्टेट ऑफ मैटर? लिक्विड स्टेट। तो इसलिए जब उसे हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अभी भी उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, अब उसे और भी हीट करेंगे, यानी और भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं बाय हीटिंग, तो और भी एनर्जी उन्हें मिल जाएगी। तो अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम करेंगे, इनसे भी आगे निकल जाएगी उनकी एनर्जी, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो पीछे छोड़ते हुए वो बिल्कुल फ्रीली मूव करने लगेंगे। और इस स्टेट को हम बोलेंगे गैसियस स्टेट, यानी वो गैस के फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब वो गैस के फॉर्म में आ गए। अब ये है कि चलो भैया अब वापस आ जाओ, बहुत फ्रीली मूव कर लिए, तो हम क्या करेंगे, अब उनकी एनर्जी हम छीन लेंगे। अब एनर्जी कैसे छीनेंगे? उनके टेम्परेचर को कम करेंगे। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो पार्टिकल्स क्लोज क्लोज एंड क्लोजर आने लगेंगे। ठीक है, यानी बाय कूलिंग वो क्लोज पार्टिकल्स जब आ जाएंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब और भी क्लोज लाना है तो और भी एनर्जी को कम कर दो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स और भी क्लोज आ जाएंगे, और जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उनसे भी कम एनर्जी इनकी हो जाएगी, और वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, और हमें मिलेगा उनका सॉलिड स्टेट। ये तो प्रोसेस है बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में, जिसमें कुछ टेम्परेचर्स के नेम दिए गए हैं, यानी जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना शुरू करता है वो मेल्टिंग पॉइंट है, और जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करना शुरू करता है वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और वापस से फ्रीज जिस टेम्परेचर पे करेगा वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और गैस से लिक्विड फॉर्म में जिस टेम्परेचर पे आने लगता है वो कंडेंसेशन
पॉइंट है, ठीक है, जबकि मेन ये होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग कंडेंसेशन पॉइंट ये वेरी कर सकता है वेदर सब्सटेंस इज प्योर और इम्प्योर, या उसमें इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है ख़ास। मैटर की प्रॉपर्टी को देखने के लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की ही ज़रूरत पड़ती है। इसी से हम समझते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कभी कभी कि ये एक टेम्परेचर, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करते हैं आमतौर पे उसी टेम्परेचर पे वो फ्रीज भी करेंगे। जैसे इन द केस ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर है तो वो आइस के फॉर्म में होगा। 0 डिग्री जैसे ही पहुंचेगा, 0 डिग्री के बाद से वो मेल्ट करना शुरू कर देगा, तो वो मेल्टिंग पॉइंट है। उसी का अपोजिट टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में है, उसको और फ्रीज करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, 0 से जैसे ही 0 पहुंचेगा और वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी किसी लिक्विड में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उस मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचने के बावजूद भी वो फ्रीज नहीं होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और तब भी फ्रीज नहीं होता है। कुछ हद तक वो फ्रीज नहीं होता है, और जब तक वो लिक्विड फॉर्म में होता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, जब तक वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसे लिक्विड को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन जब तक लिक्विड फॉर्म में है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड कहलाते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। अब टेम्परेचर हम तो बचपन से डिग्री सेल्सियस में ही देखते आए हैं, कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी दिख गया होगा थर्मामीटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम SI यूनिट में यूज़ की जाने वाली यूनिट केल्विन का इस्तेमाल करेंगे। तो केल्विन का डिग्री सेल्सियस से क्या रिलेशन होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.16 केल्विन, जिसको अप्रॉक्स 273 केल्विन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। अब जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे उतना उसमें 273 में हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज करना है, तो इसी 10 को 273 में ऐड कर देंगे और 283 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस कुछ भी है, उसमें 273 ऐड कर देंगे, जितना आएगा वो केल्विन में हो जाएगा। उसी तरीके से ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 को 273 में ऐड कर दिया और ये इतना केल्विन आ गया। अब वापस केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाना है तो वही 273 को माइनस कर देंगे। जैसे 300 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो वापस से इसमें 273 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो आएगा डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और भी बहुत सी चीजें हैं, सब्लिमेशन भी ये भी देखना है, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देखना है, जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।